सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ा धन होता है उसकी विद्या, उसकी वाणी, उसका चरित्र। आपके बच्चे में, आपके भाई में या आपके पत्नी में या आपके पति में या फिर आपके किसी संबंधी में कौन सी विद्या में निपुणता होगी, बड़ा अच्छा और गहरा सूत्र है। ये मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरा छोटा सा वीडियो देखेंगे तो आपको विद्या के बारे में पता चल जाएगा। ज्योतिष का यह सूत्र है और हमने ये सूत्रों का संग्रह 35-36 वर्षों में जो लिया है, बड़ी मेहनत से लिया है। आपके साथ हम हर एक सूत्र शेयर करते हैं। आपको देखना है कि आपका बच्चा कौन सी लाइन से पढ़ेगा, आपके बच्चे में संस्कार कैसे होंगे या आपके पति में संस्कार कैसे होंगे, पत्नी में संस्कार कैसे होंगे। इस विषय को पूर्णतः जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। एक चार्ट ले लीजिए। आप अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो या अपने बारे में जानना चाहते हैं तो चार्ट जो हमारे जन्म कुंडली में लग्न चार्ट होता है उसको ठीक सामने रख लीजिए। अब देखिए, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव, इन भावों को ध्यानपूर्वक देखना है। हम कोई भी चार्ट आपको लेकर के समझाने का प्रयत्न करते हैं। फिलहाल मेष लग्न का चार्ट तो हम लेकर के सामने रखते ही हैं, लेकिन आपके जन्म कुंडली में जो भी चार्ट है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कुछ भी, वो आप अपने सामने रख लीजिए और जानिए कि विद्या में निपुणता के ग्रह कौन से होते हैं। आइए चलते हैं। नंबर 1 चार्ट में अगर 5वें घर में सूर्य हो, 5वें घर में या फिर राहु हो बुध के साथ में, तो जातक के जीवन में ज्योतिष का विशेष गुण पैदा होता है, निपुण होता है। और ऐसा जातक विष विद्या यानी कि औषधि रूप में विष का प्रयोग भी होता है, विष विद्या की चिकित्सा करने में ऐसा जातक निपुण होगा। क्यों? क्योंकि बुध और राहु दोनों एक जगह बैठे हैं। राहु विष है तो बुध कहीं ना कहीं ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार वाणी, विद्या, योग्यता का विकल्प देता है। तो बुध और राहु अगर पंचम में बैठे हुए होंगे तो जीवन में ऐसा व्यक्ति विष की चिकित्सा बड़ी अच्छी करेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे उस पर। जन्म कुंडली में जो दूसरा घर है वहां पर यदि सूर्य और बुध बैठे हो तो ज्योतिष विद्या में उस व्यक्ति को विशेष रूप से रुचि होती है। और ऐसे व्यक्ति को जिसका कि सूर्य बुध दूसरे घर में बैठा होगा, तर्क कुशल भी होगा और ज्योतिष विद्या के बारे में उसको बड़ी अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, और यदि इन दोनों ग्रहों को शनि देखते हो, मान लो सूर्य और बुध दूसरे घर में बैठे हैं और शनि उनको देख रहे हो कहीं से भी, शनि की दृष्टियां होती हैं तीसरी, 7वीं, 10वीं। यदि सूर्य और बुध बैठे हैं दूसरे घर में और इन दोनों ग्रहों को शनि देखते हो तो ऐसा व्यक्ति गणित शास्त्र में निष्णात होता है। अब आपको ये सूत्र मैं बता भी रहा हूं साथ में, और साथ में आप ट्राई भी करना है। और यदि ऐसे ग्रह आपके कुंडली में हैं तो हमें बताना भी है क्या ये सच है या नहीं है। ये सिर्फ हम आपके साथ अपना कोई भाव, अपनी कोई थ्योरी आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, आपके साथ एक समीक्षा कर रहे हैं कि क्या इन ग्रहों के बताने के अनुसार, इन ग्रहों के बैठने के अनुसार ऐसा फल आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं है। चलिए, जन्म कुंडली में यदि दूसरे घर में सूर्य और मंगल हो, दूसरा घर है क्या,
वाणी है, मुख है, तो अगर दूसरे घर में सूर्य मंगल होंगे तो ऐसा व्यक्ति विशेष करके तर्क शास्त्र में निपुण होता है। अब आपको देखना है कि आपके किसी परिचित में ऐसे गुण ग्रह हैं तो क्या उसमें ये गुण पाए जाते हैं, सिर्फ आपने हमें बताना है। ठीक है, समीक्षा है ये। पांचवें घर में सूर्य, बुध और शनि हो, चूंकि हम यहां किसी और विषय को लेकर चर्चा नहीं कर रहे, केवल विद्या को लेकर चर्चा कर रहे, तो सूर्य बुध शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को वेदांत शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है। क्या ये सच है या नहीं, अपने चार्ट में देखिए, हो सकता है कि आपके चार्ट में ऐसा योग बन रहा हो। यदि सूर्य और बुध एक साथ, सूर्य और बुध एक साथ किसी केंद्र, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, ये केंद्र होते हैं। लग्न को एक और संज्ञा प्राप्त है मूल त्रिकोण की। लग्न, पंचम, नवम, इसको मूल त्रिकोण भी कहते हैं। तो यदि बुध और सूर्य एक साथ किसी केंद्र या फिर त्रिकोण या लाभ में बैठे हो तो जातक गणित शास्त्र में प्रवीण होता है, उसको गणित की अच्छी नॉलेज होती है और ये ज्योतिषी भी हो सकता है। गणित, ज्योतिष दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। चार्ट में यदि दूसरे घर में किसी का शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक काव्य प्रेमी होता है, कविता कला में बहुत माहिर होता है। अब आप बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है और क्या ऐसे गुण हैं आपके अंदर। राहु अगर पंचम में हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक गूढ़ भेद रहस्य जानने वाला होता है, अर्थात ऐसी विद्याओं में पारंगत होता है जो बहुत ही कठिन दुरूह हो, यानी इतनी कठिन हो कि साधारणतया उनका मार्मिक अर्थ समझ में ही ना आता हो। अब ये आपको अपने जन्म कुंडली में भी देख लेना है। एक बात और है, राहु खराब जरूर करते हैं लेकिन राहु अच्छे भी बहुत करते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में चौथे घर में राहु बैठे हों तो उसकी मां की आयु दीर्घ होती है। बुरे ग्रह केंद्र में हो जाए तो अपना फल शुभ देते हैं, तर्क यही है। अच्छा, जब किसी व्यक्ति का दूसरे घर में बृहस्पति हो तो जातक वेद और वेदांत का अच्छा ज्ञाता होता है। जन्म कुंडली देखिए ध्यान से, दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है अगर, तो ऐसे व्यक्ति में वेद वेदांत के प्रति बड़ा अनुराग और बड़ी स्पष्टता तथा उसमें रुचि उत्पन्न करता है, क्योंकि बृहस्पति अध्यात्म है। बृहस्पति, बुध को भी वाणी कहा गया है और बृहस्पति भी वाणी और धन संपत्ति इत्यादि देते हैं। यदि कर्क या धनु या मीन का बृहस्पति हो तो निश्चित ही दूसरे घर में कर्क, धनु या मीन का बृहस्पति दूसरे घर में हो तो निश्चित ही वेदांत शास्त्र का ज्ञाता होगा जातक। और ऐसे जातक की विद्वता का गुण सभी गाएंगे। और ऐसे व्यक्ति का सोसाइटी में बहुत आदर होगा, समाज में बहुत आदर होगा, जिसका कि धनु, मीन या कर्क में दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हो। समीक्षा और ज्योतिष एक ही बात, जो हम विषय को लेकर चल रहे हैं, हम एक ही बात करेंगे, केवल और केवल ज्योतिष, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, और इन छोटे टॉपिक से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जन्म कुंडली में दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति केंद्र या कोण में हो
जन्म कुंडली में दूसरे घर का स्वामी और बृहस्पति केंद्र या कोण में हो, चौथे लग्न, सप्तम दसम केंद्र, लग्न पंचम नवम कोण, अगर दूसरे घर का स्वामी और बृहस्पति केंद्र या कोण में हो तो जातक तमाम सारी विद्याओं में निष्णात होता है, विद्वान होता है। दूसरे घर में मंगल हो तो जातक के अंदर तर्क, एक प्रकार के डिस्कशन करने की बड़ी पावर होती है। दूसरे घर में अगर मंगल है तो अच्छा, अगर इन योगों में मंगल के साथ चंद्रमा हो जाए तो जातक सूत्रों को जानने वाला होता है। यदि दूसरे घर में शनि हो तो जातक मूढ़ और दुष्ट प्रकृति का विद्या के मामले में होता है, क्योंकि दूसरा घर बचपन की वाणी, बचपन की विद्या है। अच्छा, ये आपके साथ हमने विद्या से संबंधित चर्चा की। दूसरा घर वाणी भी है, दूसरा घर आपका गृहस्थ भी है। सच बताऊं तो मेरा ज्योतिष से आकर्षण क्यों है? क्योंकि ज्योतिष अध्यात्म से जोड़ता है, और अध्यात्म में अगर आप हैं तो आप किसी की परीक्षा नहीं करेंगे और आपको ज्योतिष की शिक्षा अच्छी लगेगी। अगर आप अध्यात्म में हैं तो आप किसी का कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी की बदनामी बेइज्जती नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम अध्यात्म की चर्चा को लेकर के आगे पुनः बढ़ते हैं। दूसरा घर वाणी भी होता है, कुटुंब भी होता है, धन भी होता है, खान पान भी होता है। दूसरे घर में प्रायः नकारात्मक ग्रह मादक पदार्थों का सेवन करवाने में रुचि देते हैं, पाप ग्रह वाणी में दोष देते हैं। चलिए अब वाणी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप दूसरे घर में देखिए अपने लग्न चार्ट में, दूसरा घर वाणी, यदि शनि दूसरे घर में हो तो जातक की वाणी कठोर होती है और उसकी भाषा अशिष्ट होगी, न जाने कब कहां क्या बोल जाए। ठीक है। यदि दूसरे घर में बृहस्पति हो या केतु हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर और निपुण बातूनी होगा। जन्म कुंडली में दूसरे घर में सूर्य या मंगल बैठे हो तो जातक की वाणी प्रतिकूल होती है, विपरीत होती है, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरे की बात जरूर काटता है। अगर चंद्रमा दूसरे घर में हो तो जातक बहुत ज्यादा बोलता है। क्या यह सच है या नहीं? ये सिर्फ मैं आपके साथ ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये बोलूंगा कि आपको प्रत्येक ग्रह पे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखना भी है। चंद्रमा दूसरे घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोलता होगा, यह सच है या नहीं? जन्म कुंडली में दूसरे घर में यदि बुध बैठा हो तो जातक युक्ति युक्त प्रामाणिक वाणी बोलेगा, अर्थात उसका भाषण बौद्धिक, चातुर्यपूर्ण और सौम्य होगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा होता है उसकी वाणी में दीनता होती है, हीनता होती है। तो वाणी और विद्या, इन दोनों का विचार जन्म कुंडली में इस वीडियो के अंतर्गत किया गया। अब ये वीडियो आपको अगर कुछ सिखाता है, आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली ज्योतिष संबंधी, पढ़ाई संबंधी, विद्या संबंधी, वाणी संबंधी, पॉजिटिव लग रहा है तो अपने पास वीडियो सेव कर लीजिएगा, सुरक्षित कर लीजिएगा और बहुत काम आएगा। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम अभी आपको देंगे भी। जन्म कुंडली के इन सूत्रों को आपने आत्मसात करना है। बुराई करने वाले बुराई करेंगे, उसकी चिंता नहीं करना हमने, हमें सिर्फ सीखना है। और सिखाने के लिए हम कोई शुल्क नहीं ले रहे आपके साथ, आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आप सीखें और साथ में शेयर करें ताकि
ज्योतिष के इन सूत्रों को जनमानस तक पहुंचाने में सहयोग मिले और कहीं कोई भी ज्योतिष का गलत फायदा ना उठाए। तो इस वीडियो में मैं इतना कहने के बाद अगले वीडियो में चर्चा करूंगा तीसरे भाव से संबंधित विचार। कैसे लगते हैं वीडियो हमें ये जरूर बताइएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।